आज का जो टॉपिक है वो है कि नया राजनीतिक मॉडल जो है वो क्या है। राजनीतिक मॉडल का जो लक्ष्य रहता है वो ये रहता है कि जो नीतियां हैं, है ना, राजनैतिक मतलब राज की नीतियों से संबंधित दस्तावेज, यानी कि जिसे आज की भाषा में संविधान कहते हैं। राज्य की नीतियों का समुच्चय, राज्य की नीतियों का संग्रह, उसे संविधान कहते हैं। उसमें सब नीतियां लिखी रहती हैं, जिस नीतियों के आधार पर कोई भी राज्य का संचालन होता है। तो आज तक जितने भी राजनीतिक मॉडल रहे हैं, वो चाहे पारिवारिक रहे हों बहुत शुरू में, उसके बाद कबीला वाले रहे हों, फिर राज्यों वाले रहे हों, अभी गणतंत्र वाले हैं, है ना। उससे जो अपेक्षा रहती है, अपेक्षा क्या रहती है कि ऐसी नीतियों का समुच्चय जो हर एक आदमी के हिसाब से हो, कि हर आदमी जैसे जीना चाहता है भाई, वो जिस इच्छाओं के समुच्चय को लेकर पैदा हुआ है, जिस तरह की इच्छाएं उसके अंदर हैं, जन्म से जिस पर्सनैलिटी को लेकर वो पैदा हुआ है, उस पर्सनैलिटी के आधार से उसे उसके पूरे जीवन तक वैसा जीवन उसे प्राप्त हो सके, वो नीतियां जो उसे उसके जैसा जीवन प्राप्त करा सकें और कराती रह सकें जीवन पर्यंत, सारे जीवन, ये किसी भी राज्य की नीतियों का या संविधान का आदर्श उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को के तहत ये चीजें सब रखी जाती हैं। तो अब तक क्यों नहीं हो पाई हैं, उनके कारण मैंने पीछे बताए। तो अब मैं आपको आज का जो पॉलिटिकल मॉडल है उसको मैं आपको बताता हूं। उसके पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल मॉडल किन के लिए रहता है वो बताता हूं। कोई भी मॉडल हो व्यवस्था का, वो चाहे पॉलिटिकल मॉडल हो, इकोनॉमिक्स का मॉडल हो, शिक्षा का मॉडल हो, परिवार का मॉडल हो, समाज का मॉडल हो, या फिलोसॉफी हो, या और इनके अंतर्गत आने वाले और भी छोटे बड़े सब मॉडल हों, वो सब होते हैं आदमी के लिए। उसके सेंटर में आदमी होता है। सबसे पहले वो मनुष्य के लिए होते हैं, उसके बाद फिर जितनी पॉसिबिलिटी निकलती है तो दूसरे जो जीव हैं, पशु पक्षी और दूसरे जीव, उनके लिए भी होते हैं। पर उसके सेंटर में होता है मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य के लिए। क्योंकि कोई भी व्यवस्था मनुष्य लेके आता है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले वो खुद को सेंटर में रखेगा, उसके बाद बाकी और सबको दूसरे 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 पायदान पर रखेगा, जितनी पॉसिबिलिटी होती जाएगी उनके लिए। अब इसके लिए जरूरी है ये जानना कि भाई लोग जो हैं वो चाहते क्या है, वो होते किस तरह के। अल्टीमेटली लोग किसी व्यवस्था से क्या चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, उन्हें जो इच्छाएं पैदा होती हैं, जो कि इच्छाएं तीन तरह की हो सकती हैं अगर आप कैटेगराइज करोगे। एक कुछ जानने की इच्छा हो सकती है, मतलब उसे कुछ जानने की इच्छा होती है इस दुनिया में, अपने बारे में या बाहर किसी के बारे में, या पशु पक्षियों के बारे में, या जड़ के बारे में, या जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब। तो जानने की जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छाएं होती हैं। दूसरी, कुछ करने की इच्छाएं होती हैं। हम्म? तीसरी, कुछ भोगने की इच्छाएं होती हैं, कि मुझे ये खाना है, ये कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और फिर इन सबसे थक जाए तो एक बढ़िया से उसमें रहते हुए वहीं पे अच्छे से स्थिति में विश्राम कर सके, है ना। जैसे जंगल में तो निश्चित पूर्वक विश्राम नहीं कर सकता, वहां हमेशा डर लगा रहता है, पता नहीं कोई कनखोजर कान में ना घुस जाए, कोई सांप ना आके काट ले, कोई जंगली जानवर ना आके कर ले, तो वहां अनिश्चितता रहती है। मच्छर वच्छर ये सारी चीजें तो होती है। तो इस तरह से तीन चार प्रकार की इच्छाओं में उसकी सारी इच्छाओं को आप वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इन इच्छाओं की पूर्ति उसकी निरंतर होती रहे जब तक भी वो जीवित है, इसी आशा से वो किसी भी नीतियों का को सहमति अथवा असहमति देता है। उसे लगता है कि हाँ, इससे मेरे कुछ सुख बढ़ जाएंगे, माने मेरी कुछ ज्यादा इच्छाएं पूरी होंगी, तो वो उसमें सहमति देता है स्वाभाविक रूप से। और लगता है कि नहीं नहीं, ये तो वही ढाक के तीन पात है,
या आज से भी और खराब हो जाएगा, तो उसमें वो असहमति देता है, माने वोटिंग में यस या नो करता है। ठीक है, ऐसे करके। तो अब जो मैं आपको मॉडल बताने जा रहा हूँ राजनीति का, उसको आप भी इसी आधार पे देखें कि आपकी जो इच्छाएं होती हैं अब तक जो हुई हैं वो, है ना, तो उनमें कई सारी इच्छाएं तो ऐसी होती हैं कि जो गलत परिस्थितियों के आधार पे पैदा होती है। तो अगर मॉडल सही आएगा तो वो वाली इच्छाएं तो पैदा नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं जो अपने लिए पैदा होती हैं, जो आपको अपने अपनों के लिए, उनके लिए पैदा होती हैं, वो इससे पूरी होती हुई दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, इसी आधार पे आपको इसे यस या नो करना है। तो अब मॉडल देखें कि क्या है। अभी तक के मॉडल में हुआ क्या है कि हमने राजनेताओं को दो कामों के लिए चुना है। एक के वो संविधान को बनाएंगे भी जाके, माने उसमें बदलाव भी करेंगे, बनाएंगे भी, और फिर उसके हिसाब से चलाएंगे। ये दो काम अभी तक राजा या मंत्रियों के पास रहे हैं, कोई भी व्यवस्था रही हो, है ना। अब इस नए मॉडल में मैंने क्या किया है कि उसमें संविधान बनाने की जो ताकत है या कर्तव्य है वो उनसे ले लिया है, वो उनको नहीं दिया। तो किसको दिया? वो जनता में निश्चित कर दिया, जनता के अंदर स्थित कर दिया 2400 घंटे। अब ये कैसे उसमें किया, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा बाद में। पहले खाली इसके फैक्टर सुनते जाइए, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो कारक हैं वो सुनते जाइए। और वो बड़ा सिंपल सा बना रखा है, क्योंकि अभी तक लोग बोलते आए कि आम आदमी को तो इतनी समझ नहीं होती है, इतना वो बुद्धिमान नहीं होता कि क्या नीतियां बनाएगा, कैसे बनाए, कैसे बनेंगी, कौन सी नीति अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। भाई राजनीति के एक्सपर्ट लोग ही समझ सकते हैं, है ना, सबके बस की नहीं है। इस तरह की बात करते हैं। तो मैंने उसका तोड़ निकाला है और इसको बुद्धि से हटा के और पसंद नापसंद पे कर दिया है। तो बुद्धि वाला फैक्टर उसमें से हटा दिया, उसको इस तरह से सेट कर दिया है कि उसमें आम आदमी को किसी नीति को अच्छा या बुरा जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी पसंद और नापसंद से वो संचालित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आगे बाद में बताऊंगा। अभी इस आप मॉडल को सुनिए कि ये मॉडल कैसा है। चूंकि ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था एक नगरीय व्यवस्था है, इसमें सब जगह नगर ही होंगे, एक ही जैसे सुख सुविधाओं वाले, है ना। स्ट्रक्चर तो अलग अलग होंगे पर सुख सुविधाएं सब में समान रूप से ही होंगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी। जो भी सुख सुविधा संभव है उस समय वो आपको हर एक नगर में मिलेगी। उसके लिए आपको किसी दूसरे नगर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हर नगर में सभी सुख सुविधाएं रहेंगी। जैसे उदाहरण के लिए 10 से 20 लाख लोगों का नगर होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। उस समय के जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो इस आधार पे लोगों की संख्या की गणना करेंगे कि एक जगह कितने लोगों को रखने से इको सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होती है, माने जो क्लाइमेट है उसमें खराबी नहीं आती है, और वहाँ जो भी जरूरतें हैं वो सब हो जाती हैं, और सारी सुख सुविधाएं उतनी इस जनसंख्या पे आ सकती हैं क्या, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर के आधार पे ये बाद में तय होगा कि कितनी जनता के लिए वो एक नगर होगा। मैं ऐसे उदाहरण के लिए लेके चल रहा हूँ। 10 से 20 लाख, किताब में मैंने ऐसे ही 2 लाख लिख दिया था, आप उसको 10 से 20 लाख या कुछ भी समझ सकते हैं, वो सब उदाहरण के लिए है। तो नगर जो है वो होंगे, तो सपोज 20 लाख के आधार पे नगर होंगे कि 20 लाख जो जनसंख्या है वो एक नगर में रहेगी। तो वहां का जो राजनीतिक मॉडल है उस नगर का, तो वहां पे 5 या 10, जो भी आप करो, मैंने 5 लेके मैं कर रहा हूं कि मान लिया एक नगर में 5 नेताओं की जरूरत होगी। ठीक, जिनको आप आजकल एमएलए बोल देते हो या क्या बोल देते हो, महानगर में होते हैं जो जो भी, तो एमएलसी या क्या बोल देते हो। वो एक नगर में मान लिया 5 नेताओं की जरूरत पड़ेगी, तो वो 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जैसे जैसे अवेलेबल होंगे। तो 5 का आप समझ के चल लीजिए। तो 5 नेता एक नगर में होंगे, तो वहां इसका मतलब है कि 10 लोग वहां पे इलेक्शन में खड़े होंगे, माने एक जगह से 2 नेता।
तो जैसे 20 लाख का अगर नगर है तो 4-4 लाख जनता पे एक नेता। तो वहां दो नेता खड़े होंगे, जिसमें जिसको सबसे ज्यादा माने जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो वहां पे जीत जाएगा। और नेता वहां कैसे होंगे कि इसके कोर्सेज होंगे, इसका पूरा इसकी डिग्रियां होंगी राजनीति इत्यादि के रूप में, जैसे आज भी आप देख सकते हैं। तो जो नेता हैं उनके पास दो कम से कम दो डिग्रियों का होना जरूरी होगा। एक राजनेता के लिए जो एक क्वालिफिकेशन है वो उसको कंप्लीट करनी होगी, नंबर एक। नंबर दो, वो एक कोई भी जो मंत्रालय भी संभालेगा तो उस मंत्रालय से संबंधित जो एजुकेशन है वो भी उसके पास होनी चाहिए। इस तरह की दो एजुकेशन उनके पास हो तो वो आवेदन कर सकते हैं अपने क्षेत्र में राजनीतिक सेवा देने के लिए। तो ऐसे जितने लोग भी आवेदन करेंगे उसमें से दो जो सबसे अव्वल होंगे उनको वहां मौका मिल जाएगा। अगर 5 नेता ले रहे हैं तो ज्यादा हो जाएंगे तो 10 नेता ले सकते हैं, फिर 2-2 लाख पे एक नेता आ जाएगा। और भी ज्यादा लेने हैं तो 20 नेता ले सकते हैं, फिर 1-1 लाख पे एक नेता आ जाएगा। ऐसे जरूरत के हिसाब से कि कितने नेताओं से काम चल जाएगा तो वहां पे तो वो वहां खड़े होंगे और उनमें से जो जीतेंगे, जिनको ज्यादा वोट मिलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो 5 नेता चुन के उस नगर का संचालन करेंगे और उस नगर से संबंधित अ, जो भी संविधान है वो उसके आधार पर उसका संचालन करेंगे। और ऐसे ऐसे 10 नगर या 20 नगर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। ठीक है, एक जिला। उस जिले के भी जैसे 5 नेता होंगे तो उन 5 नेताओं को वहां पर भी 10 नेता खड़े होंगे और 5 उसमें से चुन लिए जाएंगे। उनकी वोट करेंगे ये जो नगर के नेता हैं। जैसे नगर के नेताओं को चुनने के लिए नगर के नगरवासी जो हैं वो वोट करेंगे। ठीक, 25 से ऊपर मैंने उसमें रखा है कि वोटिंग जो है वोटिंग का जो अधिकार है वो 25 के ऊपर आदमी को रहेगा, 25 साल के ऊपर। और नागरिक अपने नेताओं को चुनेंगे। नगर के जो नेता हैं वो डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को चुनेंगे और फिर वैसे 5, 10 या 20 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट माना जाएगा और उस स्टेट के भी 5 नेता होंगे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट के नेता चुनेंगे। और फिर स्टेट के जो नेता हैं वो देश के 5 नेताओं को चुनेंगे और फिर देश के जो नेता हैं वो सब मिलके, क्योंकि ये पूरी वैश्विक व्यवस्था है, तो वो विश्व के नेताओं को चुनेंगे। स्टार्टिंग में जैसे जैसे देश इसमें जुड़ते जाएंगे तो हर देश से एक नेता हो सकता है। जैसे अभी 212 नेता है तो हर देश से एक नेता हो जाएगा उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो 212 नेता हो जाएंगे विश्व लेवल पर बाद में आपको जितनी जरूरत पड़े, 10, 20, 50, 100, 200, 500, डिपेंड करेगा वहां कितना वर्क है उनके लिए। क्योंकि इस सिस्टम में 4 से 5 घंटे वर्क रखा है हर एक आदमी पे। जो 25 साल के ऊपर है वो 50 तक अनिवार्य है, उसके बाद में फिर अनिवार्यता नहीं है काम की, फिर स्वैच्छिक है। तो जो भी 4 से 5 घंटे का काम रखा है तो नेताओं के पास भी वही 4 से 5 घंटे का ही काम होगा। तो एक उसमें अगर हम 2400 घंटे नेताओं को रखेंगे तो जैसे 4 घंटे मान लिया नेताओं का काम रखा तो 6 शिफ्ट हो जाएंगे नेताओं की। इस तरह से हम जितने मर्जी नेता वहां पे अपनी आवश्यकता के अनुसार माने जनता रख सकती है, क्योंकि वहां पे सारी व्यवस्था जो है वो 25 से 50 साल के बीच के लोग ही मुख्य रूप से उस व्यवस्था में सारे होंगे और सारी व्यवस्था सहकारी ही है। वहां कोई प्राइवेट जैसी चीज है नहीं, वहां सब सहकारी है। तो जनता को जितने नेताओं की जरूरत पड़ेगी नगर के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, है स्टेट के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर माने देश के लेवल पर और विश्व के लेवल पर, ये जनता अपने हिसाब से तय करती रहेगी। मैंने ऐसे ही 5-5 के उदाहरण ले लिए हैं आपको मॉडल को समझाने के लिए। ठीक, तो ये ऐसा इनका प्रारूप रहेगा उस राजनीति का कि नगर के नेताओं को जनता चुनेगी, डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को नगर के नेता चुनेंगे, स्टेट के नेताओं को डिस्ट्रिक्ट के नेता चुनेंगे, माने वो लोग वोट करेंगे उनके लिए, और देश के नेताओं को स्टेट के नेता चुनेंगे और विश्व के नेताओं को
कंट्री के नेता चुने हैं। ठीक, ये तो है चुनाव प्रक्रिया वहां पे। तो चुनाव प्रक्रिया को मैंने बहुत ज्यादा वो नहीं रखा है, और चूंकि ऑनलाइन है ये व्यवस्था, अब आजकल सब ऑनलाइन व्यवस्था है, तो ये सब अपने घर से वो वोट करते रह सकते हैं। उसके लिए कोई छुट्टी छट्टी या इस तरह की करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन का भी वोट होगा उस दिन, उस दिन को उसमें डाल दिया जाएगा, या जोनल रख दिया जाएगा कि इस नगर में आज वोट है, उस नगर में 2 दिन बाद, मतलब एक अगले दिन वोट है, या टाइमिंग रख दिया जाएगा जिससे जो सर्वर है वो हैंग वूंग ना हो। एक ही साथ अगर सारे लोग वोट डालेंगे तो उसमें ऐसे टाइम रख दिया जाएगा कि 4 नगर का एक दिन का रख दिया, और दूसरे 4 नगर का, ऐसे जो भी सूटेबल होगा। और बाकी तो फिर जो नगर के नेता है वो उनको चुनेंगे, वो तो इतने लोग होंगे नहीं, तो वो सब एक साथ ऐसे करते रह सकते हैं। तो ये होगी चुनाव प्रक्रिया, और ये हो गया क्षेत्रों का ऐसे डिवीजन। ठीक, अब आपको मैं बताऊं कि जो ताकत है सत्ता की, जो संविधान की सत्ता की ताकत है, वो जनता में कैसे करके निहित रहेगी, अब इस बात को समझे, क्योंकि यही मुख्य पॉइंट है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, आज ऐसी है, उसको आप थोड़ा बहुत ऐसे बदलते रह सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मैंने किन चीजों का बदलाव किया, एक तो जो नेता है वो योग्यता परख होनी चाहिए, उनकी रुचि तो हुई कि वो काम करना चाहते हैं, प्लस उनकी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी नेता के रूप में जाके खड़ा हो जाए, है ना। दूसरा मैंने क्या किया कि जो इलेक्शन है वो ऐसे करके डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं कि हर बार जनता जो है वो जाती फिरे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जबकि इसमें सारे लोग योग्य ही है। वो जितने भी लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, जैसे नगर में 10 नेता खड़े होंगे जिसमें से 5 चुने जाने हैं, आप कोई कोई भी चुन लो, वो सब लगभग एक ही जैसे होंगे। जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के अंतर होंगे वो लोग जानते होंगे, पसंद नापसंद के आधार पे वो उनको चुन लेंगे। तो जो भी चुने जाएंगे वो होंगे, क्योंकि चौबीसों घंटे उनमें से किसी भी नेता को आप उसको जो है राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, आप ही के हाथ में है। तो कोई एक थोड़ा बहुत कोई गलत भी चुन जाएगा तो उसे कभी भी आप हटा सकते हैं, तो वो कोई बहुत सिरदर्दी नहीं है। तो क्या होगा कि आपने उसको चुन लिया, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को चुन लिया, डिस्ट्रिक्ट के नेताओं ने स्टेट के नेताओं को चुन लिया, और स्टेट के नेताओं ने देश के नेताओं को चुन लिया, और देश के नेताओं ने विश्व के नेताओं को चुन लिया। ठीक, ये इस तरह की हिरार्की है वहां पे। अब जो संविधान है वो एक बार तो मैंने ही प्रेस्क्राइब कर ही दिया है, तो ये एक बार जब ये लागू होगा तब तो जैसा होगा वैसा लागू हो ही जाएगा। उसके बाद में इसकी जो सत्ता की ताकत है वो जनता में निहित रहेगी। कैसे जनता में निहित रहेगी, कि जो नगर से संबंधित नियम है वो उस नगर के नेता, अब उस नगर की जो जनता है वो उसका आकलन, और वो उसमें बदलाव की एक प्रक्रिया मैं अभी बताऊंगा कि किस किस प्रक्रिया से वो उसमें बदलते रह सकते हैं, या हाँ या ना करते रह सकते हैं। ठीक, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का नियम है तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल की जनता, स्टेट लेवल का नियम है तो वो उस स्टेट लेवल की जनता, और कंट्री लेवल का नियम है तो वो कंट्री लेवल की जनता, और अगर कोई ऐसा नियम है जो विश्व लेवल का है तो उसमें विश्व लेवल की जनता की भागीदारी होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये बड़ी ऑटो प्रोसेस में होगी। मतलब इसके लिए कोई आपको बहुत कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को थोड़ा समझें कि ये कैसे होगी। यही जनता की उस समय ताकत है, और यही मेन ताकत है जो आज नेताओं के पास रहती है, जिससे वो जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं, या उनकी जितनी समझ है उस आधार पे करते रहते हैं, और जनता उन पे कोई प्रेशर नहीं डाल पाती है। उस समय क्या होगा कि आप कहीं भी हैं, आप नगर के अंदर हैं, या डिस्ट्रिक्ट टाइप की कोई सेवा ले रहे हैं, या स्टेट टाइप की कोई सेवा ले रहे हैं, या देश लेवल की सेवा ले रहे हैं, या चाहे विश्व लेवल की सेवा ले रहे हैं, कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हैं आप किसी भी सेवा से, है ना। तो जिस सेवा से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन होने के कुछ समय बाद ही आपको एक हैप्पी इंडेक्स आएगा आपके मोबाइल पर, है ना। और ये जो जो आप सेवा लेते रहेंगे उसके इंडेक्स आते रहेंगे आपको। दिन में अगर आपने 20 सेवाएं ली है, कुछ
नगरीय लेवल के लिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, कोई स्टेट लेवल के लिए, ऐसे उन सेवाओं को आप लेते रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज आप मंगाते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, कहीं काम कर रहे हैं वहां का या कुछ भी। तो आपका जहां भी कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो इंटरेक्शन जैसे ही पूरा होगा उसके बाद आपके पास आएगा हैप्पी इंडेक्स। उसको मैं हैप्पी इंडेक्स बोल रहा हूँ, आप आज की भाषा में समझ सकते हो कि रिव्यू देने के लिए आएगा कि भाई साहब, आपका जो ये इंटरेक्शन हुआ है इस सेवा के साथ में, इससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, है ना? मतलब आप इससे प्रसन्न हैं, खुश हैं, इसीलिए मैंने इसको हैप्पी इंडेक्स बोला। क्या आप हैप्पी हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं अभी इसमें और सुधार होने की जरूरत है वगैरह वगैरह, तो आप उसमें हैप्पी इंडेक्स देंगे। तो मान लिया जैसे 10 स्टार है उसमें, तो 5 या 5 से ज्यादा जो स्टार हैं वो माने जाएंगे सेटिस्फैक्ट्री के, भाई ये सेटिस्फैक्ट्री है, लेस सेटिस्फैक्ट्री, मिडिल सेटिस्फैक्ट्री और हाईली सेटिस्फैक्ट्री। ठीक, तो उसमें आप अपना सेटिस्फैक्ट्री इंडेक्स आप उसमें डाल सकते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसा, अगर आप खुश हैं। और कम क्यों डाल रहे हैं उसका रीजन भी डाल सकते हैं कि अभी इस क्षेत्र में और प्रोग्रेस होने की जरूरत है, या आप बहुत खुश हैं, जितने आपको चाहिए उतना है, तो आप 10 के 10 स्टार उसको दे सकते हैं, या 9 स्टार दे सकते हैं। 9 स्टार देंगे तो आप उसमें बताएंगे कि आपको क्या कमी रहेगी। तो ये कमी जो है वहां, ऐसी ऐसी कमियां वहां जाती रहेंगी सिस्टम में, और सिस्टम उस आधार से अपने अंदर अपडेशन करता रहेगा, उन कमियों को दूर करता रहेगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है तो ये सब स्टोर होती रहेंगी। अगर आप उससे खुश नहीं है, माने 5 से नीचे आपका जा रहा है, ठीक, कि कोई ऐसा इंटरेक्शन आपका हुआ जिसमें आपको दुख हुआ और आपको प्रसन्नता नहीं हुई, आप दुखी हुए उसमें, तो उसमें आप जो रिव्यू डालेंगे, जैसे 4 स्टार डाला, 3 स्टार डाला, 2 स्टार डाला या 1 स्टार डाला, और उसमें आपने कारण बता दिया कि इस कारण से मैं इसमें खुश नहीं हूं और इससे मुझे ये दुख हुआ, ये परेशानी हुई, ये समस्या हुई, तो वो आपका नेगेटिव वोट माना जाएगा। क्या माना जाएगा वो? नेगेटिव वोट। और वो उस सेवा के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, जिस जो भी इंटरेक्शन है आपका जिस भी तरह का, वो उस सेवा से संबंधित जितने डिपार्टमेंट होंगे और उस सेवा से संबंधित जो संविधान में लॉ भी होगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है जिस वजह से आपको दुख हुआ, आपको परेशानी हुई, तो उस सेवा से संबंधित जितना भी है, तो ये ऑनलाइन जो है उन उन सेवाओं पे प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा, और वो उनके लिए नेगेटिव वोट आपका हो जाएगा कि ये एक नेगेटिव वोट हो गया। तो मान लिया उदाहरण के लिए जैसे नगरीय लेवल की कोई सेवा है, क्योंकि नगरीय लेवल पर ही आपके ज्यादा इंटरेक्शन होंगे, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं आपको वहां मौजूद है, तो ज्यादातर जो आपकी इंटरेक्शन होगी वो नगरीय लेवल पर होगी। तो मान लिया कि नगरीय लेवल पर आप कोई एक सेवा से खुश नहीं हुए, कोई एक इंटरेक्शन से खुश नहीं हुए, तो आपने उसमें एक नेगेटिव वोट डाल दिया, वो नेगेटिव वोट हो गया। अब उस सेवा से संबंधित जब भी 10% नेगेटिव वोट हो जाएंगे, एक आपने डाला, किसी और ने डाल दिया, क्योंकि अगर कहीं कोई गलती है तो उससे लगातार दुख तो होता ही रहेगा, कभी आपको, कभी किसी और को, कभी उस किसी और को, क्योंकि कोई दिक्कत है तभी तो ऐसा हो रहा है ना? तो ये दिक्कत आइडेंटिफाई हो जाएगी अगर ये 10% रिपीट हो रही है, मतलब 10% लोगों को दुख हो गया। इसे आप 5% कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, जैसे करना हो। मैं उदाहरण के लिए 10% पे इसको लेके चल रहा हूं। तो 10% अगर लोग इससे दुखी हुए, परेशान हुए, या एक ही आदमी कई बार इससे दुखी हुआ, तो हर बार उसकी वो वोट गिनी जाएगी। अगर आप उसी इंटरेक्शन में उसी में 10 बार आपको वो बैड बैड ही एक्सपीरियंस हो रहा है और 10 बार आपने उसमें नेगेटिव इंडेक्स डाला है, तो वो आपकी 10 नेगेटिव वोट, वो 10 ही माने जाएंगे कि भाई ये बार बार जो है उसमें ये सब समस्या हो रही है, इस आदमी को 10 बार समस्या हो गई, या इस क्षेत्र में ज्यादातर लोगों को समस्या हो रही है। तो इससे क्या होगा कि ये आइडेंटिफाई करने में होगा, और उससे संबंधित जो नेता है, माने वो जो विभाग है वो किस नेता के अंतर्गत आ रहा है, या किस अधिकारी के अंतर्गत आ रहा है, या किस कार्मिक के अंतर्गत आ रहा है, ये सब ऑनलाइन रहेगा। और उस आदमी के पास वो क्वेश्चन मार्क के रूप में जाता रहेगा कि आपकी
आपकी जो सेवा थी, इसका आपका जो इंटरेक्शन हुआ उसमें आपको एक नेगेटिव वोट आ गया भाई साहब। तो ज्यादातर तो क्या होगा कि उस विभाग से संबंधित जो लोग हैं वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि भाई, एक तो उसमें लिखा भी होगा, फिर डिटेल में आपसे पूछेंगे कॉल करके कि भाई क्या समस्या हुई, क्या हुआ, और वो उसे अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जब नेक्स्ट टाइम आपका वो सेम इंटरेक्शन होगा और आप उससे खुश हुए और आपने पॉजिटिव वोट डाल दिया, तो आपका पीछे का जो नेगेटिव वोट है वो खत्म हो जाएगा उस बारे में। तो ये ऐसे चलता रहेगा, माने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव 10% से क्रॉस होता है, इसका मतलब माना जाएगा कि समस्या कोई ऐसी है जो वो रीजनल आदमी है या रीजनल नेता है वो सुलझा नहीं पा रहा है इसको। इसका मतलब है कि कोई ज्यादा चांस होंगे कि कोई संवैधानिक समस्या है, माने नियम में कोई फॉल्ट है ना। नहीं तो अगर ह्यूमन कोई एरर होगी तो वो तो एक आध जगह होगी, सब जगह होगी नहीं, है ना। एक आध 2% ह्यूमन एरर निकाल सकते हैं। अगर कोई दुख लगातार जनरेट हो रहा है तो उससे क्या पता चलेगा कि कहीं कोई डीप में समस्या है। और डीप में समस्या है मतलब या तो वहां योग्य व्यक्ति नहीं है, और या तो वहां कोई रूल ऐसा बना हुआ है जिससे ये इफेक्ट बार बार निकल के आ रहा है, बैड इफेक्ट। तो वहां पे उसके लिए समिति बैठ जाएगी और वो जो आदमी है उनकी सेवा हो जाएगी सीज। जिस आदमी के अंतर्गत वो सर्विस इत्यादि आती होगी उसकी सेवा सीज हो जाएगी, और उसकी जगह जो एडिशनल आदमी होगा तब तक वो उस सेवा को वो संभालेगा। और जो डिपार्टमेंट है इनको देखने के समझने के, वो सक्रिय हो जाएंगे उस बारे में, और वो उसकी पूरी छानबीन और सब करेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि दिक्कत कहाँ पे है। संविधान में रूल के अंदर दिक्कत है या गलत आदमी वहां पहुंच गया था तो वो कैसे पहुंचा, क्या गलती हुई, ये सारा वो सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, और सॉर्ट आउट करके उसका क्या समाधान है, उस समाधान को लोगों में प्रस्तावित करेंगे। जैसे मैंने ये व्यवस्था आपको लोगों के बीच में प्रस्तावित की है, और अगर आप आधे से ज्यादा लोग इसको सहमति देंगे तो ये व्यवस्था आएगी। उसी तरह से वो जो प्रस्तावित करेंगे समाधान, वो जनता के बीच में 2-3 महीने पड़ा रहेगा। उसका टाइम सेट कर लेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, जो भी उचित होगा। तो मैं लेके चल रहा हूं 3 महीना वो जनता के बीच पड़ा रहेगा। और अगर जनता उस उसको जो भी लोग, जो भी जनता समझती है वहां की, अगर 10% जनता उसमें भी नेगेटिव वोट डाल देती है तो वो फिर से विचार करने के लिए चला जाएगा। और जो लोग उसमें नेगेटिव वोट डालेंगे वो बताएंगे कि किस आधार पे इसको कर रहे हैं, और उनसे बातचीत करने के लिए जो डेलीगेशन होगा, जो डिपार्टमेंट होगा, वो उनके लगातार कांटेक्ट में रहेगा, और वो चर्चा चलती रहेगी, और जो भी उसमें अमेंडमेंट होना है वो उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। वो अमेंडमेंट जो है वो जनता के बीच जाएगा। जनता उसे 3 महीने तक नेगेटिव वोट नहीं डालती है तो वो फिर रूल बन जाएगा संविधान में। वो जो नया रूल है वो पुराने रूल की जगह ले लेगा, या उसका अमेंडमेंट हो जाएगा, उसमें जो भी चेंजमेंट वगैरह किए हैं वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अप्लाई हो गया, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी गलती हो जाए कि जिन्होंने उस नियम को प्रेस्क्राइब किया हो उनसे कोई गलती हो गई, जनता उतनी गहराई से जानती नहीं है तो नहीं समझ सकी। लेकिन जब ये अप्लाई होगा तब तो इसका परिणाम सामने आ ही जाएगा। जैसे अभी जो लॉ खराब था उसका परिणाम सामने आ गया था कि भाई इस लॉ की वजह से समस्या बनी हुई थी। तो अगर वो समस्या सुलझ जाती है तो वो हो जाएगा कि हाँ अब ये ठीक है। अब तो एप्लीकेशन में फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये रूल ठीक है। या उसमें भी कोई कमी रह जाएगी तो फिर उसमें भी ये सेम प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। इसी प्रकार की प्रक्रिया पदों के बारे में, संविधान के नियमों के बारे में लगातार वहां चलती रहेंगी। और अगर ये चलती रहेंगी तो आप देख सकते हैं कि जल्दी ही ये पूरा जो संविधान है वो एकदम निखर के आ जाएगा कि जिस गलती से गलत जगह कोई गलत लोग पहुंच जा रहे हैं वो भी पहुंचने बंद हो जाएंगे, अगर वो वाली प्रॉब्लम है। संविधान में कोई नियम में फॉल्ट है, कुछ रह गया, वो भी परिशोधन होके और कुछ ही सालों में एकदम अपनी शुद्धता में आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो व्यवस्था चल रही होगी वो सुचारू रूप से चल रही होगी। उसके बाद कभी कोई दिक्कत आएगी उसके चांसेस होंगे नहीं, या बहुत ना के बराबर होंगे। इस तरह से संविधान बनाने की जो ताकत है वो जनता के पास निहित हो जाएगी, उनकी पसंद और नापसंद के आधार पर।
क्योंकि हमें सारी व्यवस्था जो चाहिए होती है वो तो इसी बात के लिए चाहिए होती है ना कि हमारा जीवन ठीक चल रहा है कि नहीं। मतलब हमें पसंद आ रहा है वैसा जीवन वो संविधान दे पा रहा है कि नहीं। तो जब किसी चीज का बेस पसंद और नापसंद ही है तो बुद्धि तो वहां द्वितीय तल पर रहेगी ना भाई। बुद्धि की जरूरत तो वहां उन लोगों को है जो उसके एक्सपर्ट होंगे। आदमी को तो पसंद के आधार पे चल रहा है तो भाई बढ़िया है। जैसे मैंने केला जो है ऑर्डर किया कि भाई मैं केला खाता हूँ, जैसे रोज केले का शेक पीता हूँ। तो मैंने केला ऑर्डर किया, केले बढ़िया आ रहे हैं, पके हुए फर्स्ट क्लास। जैसे मैंने बोला या मैंने कच्चा बोला तो कच्चा केला आया। मैंने थोड़ा कम पका हुआ बोला तो कम पका हुआ आ रहा है, या मैंने ज्यादा पका हुआ बोला तो ज्यादा पका हुआ आ रहा है। और जैसा मैंने मंगाया वैसा आ रहा है। तो मैं तो राजी हूं ना भाई ऐसी व्यवस्था से। जब जो इच्छा कर रहा हूँ, जैसी कर रहा हूँ वैसी प्राप्ति मुझे हो रही है, तो मुझे तो क्या चाहिए। तो मैं मेरी तरफ से तो पॉजिटिव वोट ही जाते रहेंगे हमेशा। या मैं वोट नहीं डालूंगा तो मेरा पॉजिटिव वोट ही मान लिया जाएगा, इन्होंने नहीं डाला मतलब ये सेटिस्फाई है। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो वोट डालने की जरूरत नहीं है। वो हैप्पी इंडेक्स में आपको करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी इंडेक्स तभी करने की जरूरत है जब आप कम सेटिस्फाई है या अनसेटिस्फाई है, तभी वोट करने की जरूरत है, ताकि आपके उस वोट से जो कमी है सिस्टम में उसको अपडेट किया जाता रहे।